स्टूडेंट्स, अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एनसीईआरटी सॉल्व कराने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस नंबर 4 to 11 है। आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों का हल देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ रिसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मतलब हमको रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। हमने मान लिया कि रहमान की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है। और देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। एक दे रखा है 3 years ago यानी 3 साल पहले, और दूसरा दे रखा है 5 years फ्रॉम नाउ। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, 3 माइनस कर देंगे। तो हमने 3 years अगो उसकी एज क्या मान ली, x - 3, यानी जो प्रेजेंट एज थी उसमें 3 हमने माइनस कर दिया। और दूसरा था 5 years फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल बाद की अगर एज निकालनी है तो उसमें हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी एज हमारी 5 years फ्रॉम नाउ क्या हो गई, x + 5 हो गई। ये काम हमने सबसे पहले कर लिया। अब प्रश्न की हम पहली लाइन को पढ़ते हैं। उसमें दे रखा है द सम ऑफ द रिसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, यानी जो दोनों की एज है उनका जो सम है, उनके रिसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का रिसिप्रोकल निकालेंगे, यानी इसका रिसिप्रोकल प्लस इसका रिसिप्रोकल, और किसके बराबर कर देंगे, 1/3 के बराबर कर देंगे। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये जो हमारा है ये हो गया 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/3। सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x - 3 और x + 5 इक्वल्स टू 1/3। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x + 5 टाइम्स जाएगा, और x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x - 3 टाइम्स जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + x - 3 हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब ऊपर के पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 प्लस x - 3, और नीचे के पार्ट को भी सिंप्लीफाई करिए। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x × x + 5। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से हल करिए। -3x + 5 इक्वल्स टू 1/3। और थोड़ा अरेंज करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा हमारा x और x हो गया 2x, और +5 और -3 हो जाएगा +2, यानी ऊपर आ गया हमारा 2x + 2 बटे इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर क्या आएगा जरा देखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया x² + 5x, x² + 5x - 3x -15 इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो जाएगा 2x + 2/x², ये बनेगा प्लस का 2x - 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² + 2x - 15 इक्वल्स टू 6x + 6। अरेंज कर लीजिए। तो जब अरेंज करेंगे तो देखिए x² इधर लिखा रहेगा, 2x है, और जब ये 6x उधर से आएगा तो माइनस का 6x होगा, तो 2x और -6x आएगा माइनस का 4x। इसी प्रकार -15 और ये 6 इधर से उधर आएगा तो आएगा -21 इक्वल्स टू 0। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर हमने पहले से कर रखे हैं, आप देखिएगा इसे कैसे करना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी 7 और -3 आ जाएगी। तो जब इसके फैक्टर 7 और -3 आएंगे तो हम -3 वाला जो आंसर होगा उसको हम नहीं लेंगे।
क्यों? क्योंकि जो एज होती है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी आ जाएगी? रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years। तो इस प्रकार हम रहमान की प्रेजेंट एज को निकालेंगे। यहाँ दे रखा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject। यानी हमको दोनों सब्जेक्ट यानी मैथ और इंग्लिश में मार्क्स निकालने हैं। हम एक बार पहली लाइन को देखते हैं। पहली लाइन में दे रखा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये पहली लाइन बता रही है कि इंग्लिश और मैथ के नंबर्स का सम जो है वो 30 है। तो हमने क्या मान लिया कि मैथ्स में अगर उसके नंबर x हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 30 - x, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है वो 30 है। मान लीजिए मैथ्स में 15 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने हो गए? 15। यानी हम 30 में से 15 माइनस करेंगे। अगर मैथ्स में 10 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 20 नंबर। या इसी प्रकार हमने मैथ्स के नंबर x मान लिए तो इंग्लिश के नंबर हो गए 30 - x। ये काम हम कर लिए। अब हम फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है, हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210। हैड का मतलब अगर वो 2 नंबर गणित में अधिक पाती तो गणित में जो है कितने नंबर हो गए? अब इसके मैथ्स में नंबर हो गए, पहले थे x तो अब हो गए x + 2। उसके बाद कह रहा है कि 3 marks लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में अब उसके मार्क्स 3 कम हो गए। पहले इंग्लिश में कितने थे? 30 - x। तो अब 30 - x में से आप 3 नंबर कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27 - x। अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स का वो आ रहा है 210। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, मैथ्स में नंबर उसके कितने हो गए? x + 2। इंग्लिश में नंबर हो गए 27 - x और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 210। इसको सिंप्लीफाई करिए तो x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x × 27 - x। उसके बाद +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 27 - x = 210। तो ये हो गया 27x - x² + 54 - 2x = 210। तो ये हो जाएगा -x²। x वाले देखिए तो 27 और -2x, ये बचेगा प्लस का 25x और उसके बाद 54 है और 210 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 156 = 0। अब देखिए ये माइनस, कोशिश करिए कि जो पहला जो x² का कोफिशिएंट है वो माइनस में ना हो, अवॉइड करना चाहिए। तो हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इक्वेशन आ जाएगी x² - 25x - 156 = 0। अब हम इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन के फैक्टर किया, यानी x² - 25x + 156 = 0। फैक्टर हम उम्मीद करते हैं कि पिछले टॉपिक में अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर की प्रोसेस लगी है, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 12 और 13 आएगी। तो यानी x के यहाँ पर 2 वैल्यूज आई, यानी जो उसके मैथ्स में नंबर हैं वो 12 भी हो सकते हैं और 13 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 केस बनेंगे। पहला केस, अगर उसके मैथ्स में 12 नंबर होंगे तो फिर इंग्लिश में क्या होंगे? 30 से घटा देंगे तो आ जाएंगे 18 नंबर। और अगर उसके मैथ्स में 13 नंबर हुए तो क्या हो जाएगा? 30 में 13 घटाएंगे तो 17 नंबर। यानी इस प्रकार हमारे 2 आंसर आएंगे। पहला आंसर आएगा मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18, और दूसरा आंसर आएगा मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पर दे रखा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यानी हमको फील्ड की साइड्स निकालनी है, तो हम एक फिगर बनाते हैं जिसमें एक साइड बड़ी हो और एक साइड छोटी हो। तो हमने एक रफ फिगर बना लिया। एक साइड इसकी बड़ी हो गई और एक साइड इसकी छोटी हो गई और ये इसका डायगोनल हो गया। अब हम जरा देखते हैं, ये कह रहा है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी पहले हम इस लाइन पे ध्यान देंगे। ये कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी हम किसको x मानेंगे? शॉर्टर साइड को x मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज x। अब कह रहा है कि लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर, तो लॉन्गर साइड हमारी 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी वाली साइड जो होगी वो x प्लस 30 हो जाएगी। तो हम यहाँ भी इसको x कर लेते हैं और इसको x प्लस 30 मान लेते हैं। अब हमें इसका डायगोनल निकाल लेना है, क्योंकि प्रश्न में डायगोनल की बात हो रही है। तो हम जरा इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल निकालने के लिए आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि इसका अगर जो हाइपोटेन्यूज होगा, यानी ये जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, √L² प्लस B², यानी ये हो जाएगा x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x²। तो ये हमारा डायगोनल आ गया। तो हमने डायगोनल कितना निकाल दिया? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √x² प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर कर लिया। अब हम प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है? शॉर्टर साइड हमारी x हो गई, उससे कितना बड़ा है? 60 मीटर मोर बड़ा है। यानी जो प्रश्न में दिया था वो हमने लिख लिया, यानी डायगोनल इक्वल्स टू शॉर्टर साइड प्लस 60 मीटर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस अंडर रूट को हटाना होगा। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 60 का स्क्वायर। तो इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया x², इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए तो x² प्लस 2 इंटू x इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900 इक्वल्स टू, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए तो x² प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3600। अब देखिए एक x² और एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? x² प्लस ये हो जाएगा 60x प्लस 900 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 120x प्लस 3600। अब सब एक तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 60x माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2700 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर फैक्टर कर दिए हैं। अगर किसी को न समझ में आए तो इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये हमारे जब फैक्टर होंगे तो x की वैल्यू 90 और 30 आएगी। तो जब x की वैल्यू आ गई 90 और 30 माइनस का, तो माइनस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड जो होगी वो माइनस की नहीं हो सकती। तो इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो आंसर हो जाएगा
वो शॉर्टर साइड हो जाएगी 90 मीटर और लॉन्गर साइड कितनी है 90 + 30 यानी ये आ जाएगी 120 मीटर। तो इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दे रखा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। यानी हमको यहाँ पर दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लार्जर नंबर जो है वो x है और स्मॉलर नंबर जो है वो y है। हमने इसको मान लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। यानी सबसे पहले तो हम जो कहा है उसको हम लिख लेते हैं x² - y² = 180, क्योंकि x² को मैंने लार्जर नंबर x को मैंने बड़ा नंबर माना है और y को स्मॉलर यानी छोटा नंबर माना है। तो क्या हो जाएगा x² - y² = 180। ये पहली इक्वेशन बन गई। और इसके साथ साथ दूसरी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या होगी, दूसरा कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है y है, तो इसका स्क्वायर करिए यानी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी = 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई लार्जर नंबर का मतलब x, यानी y² आ गया 8x। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जरा देखिए कि अगर हम y² की वैल्यू इसमें रख दें तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये x में चेंज हो जाएगी, क्योंकि y² की वैल्यू हमको पता है। तो इस y² की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ y² इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा x² - y² की वैल्यू 8x = 180, यानी इसको हम अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² - 8x - 180 = 0। अब ये जो इक्वेशन है इसके आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करना हमने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। फिलहाल अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके आप इसको समझ लेंगे कि हम इसके फैक्टर किस प्रकार करेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू -10। तो जब हमें दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो अब हमें दोनों वैल्यूज लेनी है कि नहीं लेनी है। पहला तो है 18 और दूसरा है -10। तो 18 को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। -10 को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नंबर है, नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि -10 जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो 18 तो फाइनल हो गया। अब हम -10 पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो -10 होगा कि नहीं होगा इसके पीछे आप दिमाग लगाइए। अगर हमने x की वैल्यू -10 इस इक्वेशन में रखी तो देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा y² = 8 × -10, यानी y² = -80, यानी y = √-80। और हमने आपको बता रखा है कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो चूंकि ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा इसीलिए हम -10 वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो केवल x = 18 होगा। तो हमारा एक नंबर आ गया, कौन सा, लार्जर नंबर। अब हम स्मॉलर नंबर की बात करेंगे। तो स्मॉलर नंबर की बात करने के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y² = 8x। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे x की कितनी, 18, तो 8 × 18 ये हो जाएगा 144। तो यानी y² = 144, यानी y ± √144, यानी इसकी वैल्यू प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है, =12 आ जाएगी। तो स्मॉलर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, +-12, यानी लार्जर नंबर जो होगा वो केवल एक होगा जो कि है 18, और स्मॉलर नंबर जो हमारे होंगे वो 2 होंगे, +-12। तो इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहाँ पर दे रखा है
A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. यानी हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। हमने सबसे पहले मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 360 किलोमीटर दे रखी है और ट्रेन की स्पीड हमको मालूम है। तो अगर ये ट्रेन अपनी निश्चित स्पीड से चलती तो उसे कितना समय लगता है? ये समय लगता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी ये टाइम जो लगता है ट्रेन को वो 360 बटे स्पीड है x, यानी इतना घंटा ट्रेन को अपनी नॉर्मल स्पीड से चलने में लग जाता। लेकिन यहाँ पर ट्रेन कह रहा है नॉर्मल स्पीड से नहीं चल रही है। इसमें कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। यानी अब फिर हम लोग टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखते हैं कि नया टाइम कितना लग रहा है। तो जो नया टाइम लग रहा है वो पिछले टाइम से 1 घंटे कम लग रहा है और पिछला समय कितना था 360 अपॉन एक्स, यानी जो पहले टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स उसमें से 1 घंटा कम समय लग रहा है। और डिस्टेंस कितनी है वो तो बदलेगी नहीं, वो तो वही रहेगी। और ट्रेन की स्पीड जो है वो कितनी हो जा रही है, हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई, यानी पहले x थी, जो नई स्पीड जो है वो x + 5 हो गई। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम x हो गया तो ये हो जाएगा 360 माइनस x इक्वल्स टू 360 अपॉन x + 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 360 माइनस x इंटू x + 5 इक्वल्स टू 360x। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 को करेंगे तो 360 इंटू x + 5, उसके बाद माइनस x को x + 5 से करेंगे इक्वल्स टू 360x। तो ये आ जाएगा 360x प्लस 360 को 5 से करिए तो ये हो गया हमारा 1800 माइनस x² माइनस 5x इक्वल्स टू 360x। अब सब अरेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगी माइनस x², इसके बाद x वाले टर्म जरा देखिए तो ये 360 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x और क्या बच रहा है 1800। तो देखिए पहला x² कभी माइनस नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो x² को माइनस हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इस इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करके रखा है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 और -45। तो इसमें हम माइनस वाली स्पीड को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड जो होगी वो कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो जो फाइनल स्पीड होगी वो ट्रेन की कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। The tap of larger diameters takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो हम मान लेंगे कि जो छोटी जो टैप है उसके द्वारा x आवर में टैंक भरती है, तो बड़ी में जो है वो 10 घंटे कम समय लगेगा क्योंकि कह रखा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर
लेस देन द स्मॉलर वन। तो हमने मान लिया कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप x माइनस 10 आवर। इसके बाद साथ में ये भी जो समय दे रखा है इसको आप जरा सही कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 75/8 आवर्स। अब हम इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो 1 आवर वर्क को निकालने का रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटी वाली टैप है उससे जो टैंक है वो x आवर में भर जाती है। अगर मान लीजिए कोई टैप है और वो 2 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में टैंक कितनी भरेगी? 1/2 भरेगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, यानी 1 आवर वर्क का लगाएंगे। तो x घंटे में अगर छोटी टैंक से भर रहा है तो 1 घंटे में यानी पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ये हमारा हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप इन 1 आवर, ये हो गया हमारा 1/x माइनस 10। अब ये देखते हैं कि दोनों मिलके कितना समय लगाती हैं। दोनों मिलके जो समय लगाती थी वो 75/8 घंटे था। तो अगर 1 आवर वर्क को कैलकुलेट किया जाए, यानी हम 1 आवर के लिए दोनों टैप खोल दें तो क्या होगा? इसके द्वारा कितना भरा जाएगा? 1/x पार्ट भरा जाएगा और इसके द्वारा 1/x माइनस 10 पार्ट भरा जाएगा। और कितना टैंक में भरेगा पानी? वो भरेगा 8/75, यानी इसको भी रिवर्स करेंगे क्योंकि 75/8 घंटे में पूरी टंकी भरती है, तो 1 घंटे में जो टंकी भरेगी वो 8/75 भरेगी। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे जो कि ये बनेगी, इसके द्वारा भरा हुआ भाग 1/x प्लस इसके द्वारा भरा हुआ भाग 1/x माइनस 10। और हमको मालूम है कि 1 घंटे में जो टैंक भरती है वो 8/75 भाग भरेगी, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 8/75। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो जो है ये हो जाएगा, अब हम एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 10 एलसीएम हो गया इक्वल्स टू 8/75। तो ऊपर आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 10 टाइम्स जाएगा तो x माइनस 10, और इसको इससे करेंगे तो x जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x। तो ये हो गया 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू 150x माइनस 750। सब एक तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, जब इसको लाएंगे तो माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 और दूसरी वैल्यू जो होएगी वो आएगी 30/8। तो 30/8 को जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये लगभग 3.7 आवर आएगी। तो अब हम 3.7 को इसलिए नहीं लेंगे, उसके पीछे कारण ये है कि अगर हम 3.7 को मानते हैं तो छोटी वाली टैंक में जो समय लगता है वो x आवर लगता है और जो बड़ी वाली टैंक है उससे जो समय लगता था वो x माइनस 10 लगता था। तो अगर हम 3.7 मानेंगे तो इसमें तो चल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसमें रखते हैं वो 3.7 माइनस 10 यानी वैल्यू जो होगी वो माइनस करके कुछ आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है क्या, ये आवर्स है, यानी समय जो है वो हमारा निगेटिव हो जा रहा है। यानी अगर x की वैल्यू हम 3.7 लेते हैं तो टाइम निगेटिव हो जा रहा है। अगर ये टाइम निगेटिव ना होता तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि टाइम जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम पुट करते हैं तो टाइम निगेटिव हो जा रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 25 आवर्स होगा। यानी जो छोटी वाली पाइप है उसमें भरने में लगा समय 25 आवर हो जाएगा और जो बड़ा पाइप है उसके द्वारा लगा समय 25 माइनस 10 इक्वल्स टू
15 आवर्स हो जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर दे रखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इसका कोई मतलब नहीं है, हम आगे देखते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। देखिए, आप सभी को मालूम है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो तेज चलती है और पैसेंजर ट्रेन धीमे चलती है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर दे रखा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी हम मान लेंगे कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी वो x प्लस 11 हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। हमने सबसे पहले इसको मान लिया। अब हम एक बार प्रश्न की पहली लाइन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी दो स्टेशन है, एक मैसूर है और एक बेंगलोर है, इसके बीच की दूरी जो है वो 132 किलोमीटर दे रखी है। अब ये कह रहा है कि अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन से चलते हैं और पैसेंजर ट्रेन से चलते हैं तो जो समय का अंतर है वो 1 आवर है। बस इसी को हमें बेस बनाना है, यानी हम यहाँ पर टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे और टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगा के हम इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है दोनों में लगा समय, यानी टाइम ट्रेवल बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ट्रेवल्स बाय एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? 1 आवर। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 132 है और स्पीड जो पैसेंजर ट्रेन की है वो कितनी है? x है, माइनस एक्सप्रेस ट्रेन में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो सेम रहेगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन ये हमने इसको लिख लिया। सबसे पहले हम यहाँ पर 132 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। इस 132 को यहाँ ले आइए तो इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1 अपॉन 132। यहाँ पर क्या करिए, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 132। x और x कैंसिल हो गया, बचा 11 अपॉन x। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1 अपॉन 132। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 132 इंटू 11। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452। एक तरफ ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन आई है, इसके हम लोग फैक्टर कर लेंगे और जब फैक्टर करेंगे तो जो पहला फैक्टर आएगा वो x प्लस 44 आएगा और दूसरा आएगा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक माइनस 44 होगी और दूसरी जो होगी वो 33 होगी। माइनस 44 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड जो होगी वो कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे। हमारा जो आंसर होगा वो 33 होगा, यानी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो होगी वो 33 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और एक्सप्रेस वाली कितनी होगी? 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। यानी यहाँ पर दो स्क्वायर की साइड निकालनी है। हम मान लेते हैं कि जो पहला वाला स्क्वायर है
उसकी साइड x है और दूसरा वाला जो साइड है, दूसरा वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड y मीटर है। अब हम पहली कंडीशन को पढ़ेंगे। तो पहला है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो यानी जो एरिया है दोनों का वो कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। और दूसरा क्या है? द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो पहले वाले का पेरीमीटर होगा 4x और दूसरे वाले का 4y। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 24। अब हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। हम पहली इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ x और y है, इसमें भी x और y है। हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पता है वो क्वाड्रेटिक पता है, उसमें एक ही वेरिएबल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो अब हम देखें तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू आ जाएगा 6 प्लस वाई। इसे बल्कि इक्वेशन सेकंड मानते हुए हम इसकी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इसकी जगह पे x की जगह पे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो ये क्या आ गया हमारा? a प्लस बी का स्क्वायर लगाइए तो 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो पहला फैक्टर जो आएगा वो y प्लस 18 आ जाएगा और दूसरा फैक्टर आएगा y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 18 और 12। माइनस 18 को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि साइड जो होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो माइनस 18 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और 12 को रख लेंगे। तो पहला जो स्क्वायर है वो कितना हुआ हमारा? उसकी साइड 12 मीटर आ गई। और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन 2 में रखेंगे तो कितना है? 6 प्लस 12 यानी 18 हो गई। तो पहला जो स्क्वायर है उसकी साइड 12 मीटर और दूसरे वाले की 6 प्लस 12 यानी 18 मीटर। तो इस टाइप से ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा।